Hi guys, this is Samir Laudi, and today we will study about speed of sound waves. अच्छा, हम इसे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कह सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी उसमें रेरफेक्शन कंप्रेशन बनते हैं और वो एनर्जी के डायरेक्शन के पैरेलल चलते हैं। तो नो मैटर, हमारा जो टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड से होगा। जब भी हम स्पीड की बात करेंगे फिजिक्स में, तो डियर स्टूडेंट्स आपके ज़हन में आना चाहिए कि स्पीड असल में तय करदा फासला उसके लिए गए वक्त के मुताबिक होता है, ठीक है? यानी एक जिस्म होगा, वो हरकत करेगा और हरकत करने से एक से दूसरी जगह जब वो पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम भी लगेगा। तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो इससे हमारे पास स्पीड वजूद में आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें तो साउंड वेव में भी मोशन मौजूद होती है, ठीक है? तो साउंड वेव की जो मोशन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो इससे हमारे पास स्पीड बन जाएगा। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है v = s/t। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो हमारे पास s है, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड t इज द टाइम। यानी एक जिस्म होगा, वो यहाँ से यहाँ पहुँचने तक वो ये s डिस्टेंस भी कवर करेगा, ठीक? और यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए उसको टाइम t भी लगेगा। तो हम कहेंगे ये जिस्म एक स्पीड से मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब साउंड वेव को जनरेट किया जाता है गाइस, तो वो भी रेरफेक्शन और कंप्रेशन की शक्ल में एक से दूसरी जगह तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? ये जो कंप्रेशन रेरफेक्शन है, असल में तो दिखते यही है कि जो कंप्रेशन है वो आगे चलता है। असल में कंप्रेशन आगे नहीं चलता, बल्कि वो जो एनर्जी है वो कंप्रेशन की शक्ल में एक से दूसरी जगह तक चलता है। तो आप सब जानते हैं गाइस, इस फार्मूले में हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। आप ये जानते हैं कि वेव जब भी जनरेट होती हैं साउंड वेव्स, तो वो जो हरकत करती है, जो डिस्टेंस कवर करता है, वो वेवलेंथ की शक्ल में करता है। इसके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ ग्राफ की शक्ल में। ऐसे सपोज ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है? अच्छा, आपके ज़हन में सवाल आ सकता है, हम तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं, तो फिर ट्रांसफर ग्राफ क्यों लेते हैं? हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? जो कंप्रेशन होता है वो यहाँ पर इस क्रेस्ट के बराबर लिया जाता है, इसके साथ मुताबिकत रखी जाती है उसकी, और जो ट्रफ होता है इसकी मुताबिकत रेरफेक्शन के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक सोर्स हो जो साउंड को मुसलसल जनरेट कर रहा है, ठीक है? इससे यहाँ पर ऐसे कंप्रेशन की शक्ल में और रेरफेक्शन की शक्ल में वेव्स आगे की तरफ हरकत करती हैं। ये इतना ही होगा जितना पहले था, ठीक? तो ये ऐसे आगे की तरफ मूव करता रहेगा। अब ये कंप्रेशन है गाइस, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे हरकत करता जाएगा। हम जानते हैं कि साउंड जो है कंप्रेशन रेरफेक्शन की शक्ल में होता है। अब यहाँ से लेकर एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको डियर स्टूडेंट्स लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये हम सब जानते हैं। और ये वेवलेंथ की शक्ल में हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो ये वेवलेंथ की शक्ल में अगर डिस्टेंस है, तो इसी तरह इसका टाइम कैसे लिया जाता है? अब ये एक पीरियाडिक वेव है, तो पीरियाडिक वेव के लिए एक टाइम पीरियड लिया जाता है, ठीक है? वो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है। सारी पुरानी बातें हैं, आप सारे जानते हैं। तो इसका यहाँ से यहाँ तक मोशन एक पीरियडिक मोशन होगा, और इसके लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे। ये कैपिटल T से होगा। तो ये सारी बातें समझने के बाद हमारे पास ये जो स्पीड का फार्मूला है गाइस, वो क्या बनेगा? उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे करेंगे कि ये जो हमारे पास s है इसको लैम्डा लिखेंगे
और ये जो हमारे पास टी है इसको कैपिटल टी लिखेंगे। मज़ीद हम ये कर सकते हैं कि ये जो स्पीड है इसको अगर मैं इस शक्ल में लिखूँ और इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक। हम जानते हैं कि ये जो 1/T है टाइम पीरियड है, दिस इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जगह पर मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूँगा तो ये लिम्डा बनेगा। दिस इज फार्मूला विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेसिकली ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो उससे वेवलेंथ कम हो जाती है, और अगर हम वेवलेंथ को ज़्यादा करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यानी कुछ इस तरह का एक सिलसिला होगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी है इसको हम इंक्रीज़ कर ले तो इसकी वजह से वेवलेंथ कम हो जाएगा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर ले यानी कम कर ले तो उसके मुताबिक वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक। तो ये एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट से स्पीड चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी अगर हम किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से जो साउंड की स्पीड है गाइस वो तब्दील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करते हैं तो वेवलेंथ कम हो जाती है, वो दोबारा इस कमी को पूरा करता है। जब हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं वेवलेंथ बढ़ जाता है, इधर कमी तो इधर ये इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो ये इसकी कमी को पूरा करता है, लिहाजा ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। चले, अब 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हम थोड़ा बेसिकली समझते हैं। यहाँ पर एक वेव है, ये ऐसे वेव्स जनरेट कर रही है, एक सोर्स है, क्लियर। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यानी इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हर्ट्ज है, क्लियर। अब अगर हम, और यहाँ पर गाइज आप लोगों ने एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ये जो वेवलेंथ है वो कुछ यू होगा। क्या बताने वाले हैं हम? आपको ये बताने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से वेवलेंथ कम होगा, फिर अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यानी एक तरफ अगर कमी आती है तो दूसरी तरफ वो बढ़ जाता है, ठीक। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सेम रहेगा। चलो इसे समझते हैं। अब अगर इसको मैं ऐसे कर लूँ, मैंने फ्रीक्वेंसी को कम कर लिया, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी जो है अब 2 वेव जा रही है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो गई है लेकिन वेवलेंथ बढ़ गया है। अब यहाँ पर अगर हम वेवलेंथ को देखते हैं तो ये वेवलेंथ बन जाएगा, ये हमारे पास वेवलेंथ होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए वेवलेंथ कम है लेकिन इधर वेवलेंथ ज़्यादा है, इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है। अब एक के बढ़ाने से दूसरा कम होता है, दूसरे के बढ़ाने से और पहला वाला जो है वो कम हो जाता है। ये प्रोडक्ट सेम रहेगा, इसके सेम होने से क्या होता है, स्पीड सेम रहेगी। यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी को आगे जोड़ता है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड अगर ये फ्रीक्वेंसी के चेंज होने पर इस पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर साउंड की स्पीड कम या ज़्यादा किस चीज़ की वजह से होती है? तो इसका जवाब है कि साउंड की जो स्पीड है वो मीडियम के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ साउंड, द properties of medium। साउंड की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होगी, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मीडियम अगर हमारे पास एयर है तो उसमें साउंड की स्पीड एक तरीके से जाएगी, और अगर हमारे पास वो सॉलिड है तो उसमें
दूसरी तरीके से स्पीड होगी। अगर वाटर है, लिक्विड है, तो उसमें साउंड की स्पीड कुछ अलग सी होगी। अब मीडियम के प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। चले ये भी आप लोगों को बताते हैं कि मीडियम की जो प्रॉपर्टीज ली जाती है उसमें बेसिकली होता है इलास्टिसिटी और डेंसिटी। ये दोनों प्रॉपर्टीज जो मीडियम की होती है ये क्या करती है, स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का भी स्पीड पर इफेक्ट होता है। और टेम्परेचर के ज़्यादा होने से स्पीड ज़्यादा होगा, टेम्परेचर के कम होने से स्पीड कम होगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब हवा जब वो गर्म होती है तो उन दिनों में आवाज़ें ज़्यादा आती हैं, और जब हवा ठंडी पड़ जाती है तो हवा के ठंडा होने से क्या होता है, आवाज़ भी कम आने लगती है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर भी स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करती है। ठीक, यानी टेम्परेचर के इफेक्ट्स होते हैं स्पीड के ऊपर। इसी तरह जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी हवा में अगर नमी हो तो वो नमी भी स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करेगी। ज़्यादा नमदार हवा, उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा बनिस्बत उस हवा के जिसमें नमी ना हो, यानी वो खुश्क हो। ठीक है। एक मिसाल लेते हैं, सपोज़ एक हवा है, ठीक, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हवा है, उसमें थोड़ी नमी भी हम लोग छोड़ देते हैं। एक बॉक्स समझे, इमेजिन कर ले, उसमें एक हवा और उसमें थोड़ी नमी छोड़ दी हम लोगों ने। उसमें स्पीड ऑफ साउंड को ऑब्जर्व करेंगे, और एक दूसरा बॉक्स है जिसमें खुश्क हवा है, नमी नहीं है, बिल्कुल निकाल ली है, तो उसमें भी हम स्पीड ऑफ साउंड को देख सकते हैं। ठीक है, सुन सकते हैं। दोनों में अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक बेल लगाते हैं तो गाइस आप लोग एक चीज़ को महसूस करोगे कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है वो वाकई में अफेक्ट होती है। बहरहाल हम इसकी तरफ आते हैं। थोड़ी बहुत हम लोग वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। आपके बुक में टेबल दिया होगा, उसमें कुछ वैल्यूज़ लिखे गए हैं कि सॉलिड जो है, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होता है, और फिर लिक्विड होता है बनिस्बत सॉलिड, इसमें थोड़ा कम होता है, और हमारे पास गैस होता है, इसमें इन दोनों की निस्बत स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होता है। अब गाइस सॉलिड भी तरह तरह की होती है। अगर हम एक सॉलिड लेते हैं तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, दूसरा सॉलिड लेते हैं तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट होगा। तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉलिड्स का एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग होता है, तो इट मीन्स कि दोनों में स्पीड भी अलग अलग होगी। ठीक, इसी तरह अगर हमारे पास लिक्विड है, हम एक इम्प्योर लिक्विड लेते हैं जो प्योर ना हो, आप समंदर की पानी को समझे, तो समंदर की पानी में जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो कुछ और होगा, और जो खालिस हवा होती है, खालिस जो पानी होती है, उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है बनिस्बत इम्प्योर वाटर के ज़्यादा होगी। चले आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ देते हैं। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है, एक यहाँ पर लेते हैं कॉपर। एल्यूमिनियम में जो स्पीड ऑब्जर्व की गई है वो 5100 मीटर फी सेकेंड होता है। यहाँ पर आपके ज़हन में रहे, हम यूनिट मीटर फी सेकेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो कॉपर होता है उसमें इसके निस्बत काफ़ी कम होता है, 3500 मीटर फी सेकेंड होता है। हालांकि दोनों सॉलिड है, ठीक, लेकिन सॉलिड का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अब जाहिर सी बात है, जो स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम की है वही स्ट्रक्चर कॉपर की तो नहीं हो सकती है। कॉपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग है और इसका अलग है। जो एटम की अरेंजमेंट है, ठीक है, जो एटम की अरेंजमेंट होती है और कॉपर की एल्यूमिनियम की, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से ये स्पीड भी अफेक्ट होती है। इस तरह के और भी सॉलिड के लिए हम लोग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी बुक में दिए हुए। लिक्विड में मैंने कहा कि मैं अगर समंदर का पानी देखते हैं तो जो समंदर का पानी होता है ऐसे, वो तकरीबन ये 1498 मीटर
फी सेकेंड रहता है। और जो प्योर वाटर होता है गाइस, प्योर वाटर, इसमें जो स्पीड रहता है वो 1540 मीटर फी सेकेंड होती है। अब देखो दोनों लिक्विड हैं, लेकिन लिक्विड में भी अगर एक प्योर है एक इम्प्योर है, जो इम्प्योरिटीज है वो उसको अफेक्ट करती है। गैस में हम देखते हैं, गैसेस भी एल्यूमिनियम है, हीलियम है और हाइड्रोजन है, उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगे साउंड की स्पीड की। चले हम लोग हवा कंसिडर करते हैं। हवा जो है असल में मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, इसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, वो एक मिक्सचर है। अब हवा को फिर हम टेम्परेचर के लिहाज से देखेंगे। सपोज हवा है यानी एयर, तो एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। और एयर में हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 344 मीटर पर सेकेंड भी होती है। अब ये कैसा है, यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। यानी अगर देखिए टेम्परेचर इफेक्ट कर रही है, यहाँ पर टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, मीडियम एक ही है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो साउंड की स्पीड जो है 331 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व किया गया है। और जो यहाँ पे है 344 मीटर फी सेकेंड, इसमें क्या है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, 20 डिग्री सेल्सियस तक रखा गया है। तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह हम मुख्तलिफ गैसेस के लिए भी देख सकते हैं अलग अलग, तो उसको देखने के लिए आप एक चार्ट देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया गया है। बहरहाल मकसद समझाने का ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मीडियम के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर सॉलिड है, तो सॉलिड में देखें स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा है। फिर लिक्विड में देखते हैं तो लिक्विड की निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा है। फिर लिक्विड की स्पीड जो है वो गैस में हवा की स्पीड से, आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा होती है। फिर सॉलिड में भी जो मुख्तलिफ सॉलिड्स होते हैं, हर एक सॉलिड में ये अलग अलग होता है, हर एक सॉलिड का स्पेसिफिक स्पीड होगा, उसमें हर एक सॉलिड में साउंड की स्पेसिफिक स्पीड होगी, ठीक है। आपके ज़हन में एक छोटा सा सवाल आ सकता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो साउंड वेव्स तो आगे प्रोपेगेट हो रही है, ठीक, लेकिन अगर मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज़ कर लूँ, मैं तेज़ बोलना शुरू कर दूँ, तो क्या इससे साउंड की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी? ये बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो एक किस्म की, एक ख़ास किस्म की वेव्स निकलती हैं एक ख़ास एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है। और जब हम तेज़ बोलते हैं, ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हैं, ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, तो इससे एम्पलीट्यूड चेंज होगा, लाउडनेस चेंज होगा, स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होता है। आप भले ऊंचा सुनेंगे लेकिन उससे लाउडनेस ज़्यादा हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो गया, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा तेज़ बोलने से जो लाउडनेस है साउंड की वो ज़्यादा हो जाती है, उससे आपको एक बुलंद यानी लाउड आवाज़ सुनाई देगा, ठीक, और उससे स्पीड ऑफ साउंड तेज़ या कम नहीं होता। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, छोटा सा, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेन चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बुक्स पढ़ने हैं, बुक्स पढ़ेंगे और उसको टाइम देंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट सेन में बिठाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आसान रहेंगी। नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ लेक्चर को सुनने तक महदूद रहोगे, तो याद रखें ऐसे में कुछ भी समझ में सही तौर पर समझ में नहीं आने वाला है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। गाइस आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं, वो आवाज़ें हमें कभी अच्छी भी लगती हैं और बुरी भी लगती हैं, हमें तेज़ भी सुनाई देती है और हमें वो कम भी सुनाई देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा
उसके प्रॉपर्टीज़ के चेंज होने से होता है। कैरेक्टर ऑफ साउंड हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। तो जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है, इसमें असल में क्या होता है, साउंड की ऐसी फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है जिसको आम इंसान आसानी से सुन सकता है, ठीक है। यानी वो रेंज क्या होगी, वो रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। चले बोर्ड पर, रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। अब यहाँ पर 20 किलो को आप लोग इस किलो की जगह पर आप 1000 लिख सकते हैं, ठीक। ये 1000 हर्ट्ज, तो ये मज़ीद क्या बनेगा, 20,000 हर्ट्ज होगा। क्लियर। तो जो हमारे पास एक रेंज बन जाती है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी जब कोई जिस्म वाइब्रेट करती है, इट मीन्स वो तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक। लेकिन वो अगर इस रेंज में वाइब्रेट करेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, तो वो आवाज़ें हम सुन सकते हैं। अब यहाँ पर 20 हर्ट्ज से क्या मुराद है, ये हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था। 20 हर्ट्ज का मतलब होता है कि ये 20 टाइम्स वाइब्रेट करेगा। आप लोगों ने पेंडुलम देखा है, चले मैं पेंडुलम का ही मिसाल लेता हूँ। पेंडुलम इतनी तेज़ी से तो वाइब्रेट यहाँ पे नहीं करेगा, सिर्फ हम लोगों ने आपको समझाना है, इसलिए मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हम यहाँ पर एक बाब रखेंगे और ये ऐसे आएगा, ठीक। थोड़ा सा एंगल को छोटा करते हैं, ये ऐसे और फिर यहाँ तक। तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, फिर यू चलेगा और वापस यहाँ तक आएगा। इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। और अगर ये पेंडुलम इतनी तेज़ी से वाइब्रेट करे कि यहाँ से ऐसे जाए, वापस यहाँ पर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, कितनी दफ़ा आ जाए, 20 दफ़ा, ठीक है। अगर ये 20 दफ़ा ऐसे आएगा 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे इस पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज है। क्लियर। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये 20,000 हर्ट्ज है, बहुत 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 ही ज़्यादा है, ठीक है। हम पेंडुलम के केस में तो नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं। समझाने के गर्ज से मैं इस पेंडुलम का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। अब ये पेंडुलम अगर 1 सेकेंड में 20,000 टाइम्स वाइब्रेट करेगा, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा 1 सेकेंड, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के ज़हन में आया हो कि हमने ये बात सीखा कि जब भी कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो उससे आवाज़ जनरेट होगा। तो क्या पेंडुलम जब हम पढ़ते हैं वो वाइब्रेट कर रहा है, क्या उससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है? बिल्कुल प्रोड्यूस होता है। तो फिर उससे क्यों नहीं सुनते हैं? अगर ये एक पेन है, इसको मैं ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूँ, क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? नो, मुझे भी नहीं दे रही है। लेकिन हमने सीखा था कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है वो साउंड को जनरेट करती है। यहाँ पर ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, हमें भी पता है ये वाइब्रेट कर रही है, लेकिन ना मुझे इसका साउंड सुनाई देता है और ना आप लोगों को सुनाई देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ये 20 हर्ट्ज से कम है। इसका फिर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो पेन वाइब्रेट कर रहा था वो 1 सेकेंड में 20 हर्ट्ज को पूरा नहीं कर रहा था, 20 वाइब्रेशन नहीं दे रहा था, बल्कि 1 सेकेंड में 3 वाइब्रेशन या 1 सेकेंड में 4 वाइब्रेशन दे रहा था, 1 सेकेंड में 8 वाइब्रेशन दे रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 वाइब्रेशन देगा। साउंड तो जनरेट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो साउंड इतना कम होता है कि हमारे कान इस काबिल नहीं होते हैं कि उस साउंड को पिकअप कर ले, उसको सुन ले। हमारे कान जो साउंड को सुन सकते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी कम से कम 20 हर्ट्ज की होनी चाहिए। यानी एकदम 20 टाइम्स 1 सेकेंड में वाइब्रेट करेगा, तब उससे जो साउंड जनरेट होगा वो साउंड हम सुनने के काबिल होंगे, हम उसको सुन सकेंगे। इससे कम होगा
तो नहीं सुन सकेंगे। अब पेन जो वाइब्रेट कर रही है, आप इमेजिन कर ले, चले ये गया, यू आया, अब चलता रहेगा। 1 सेकेंड गुजर गया, आपके ख्याल में कितने वाइब्रेशन होंगे? 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5। तो ये 20 हर्ट्ज से बहुत कम है, 20 वाइब्रेशन नहीं हो रहे हैं। भले इससे वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो हम नहीं सुन सकते हैं, और उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। उसे इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, इस रेंज को आप सोनिक वेव्स कह सकते हैं। जस्ट एक नाम दिया गया है, सोनिक वेव्स। अब अगर हम सोनिक वेव्स की बात करते हैं तो आपके ज़हन में एक फ्रीक्वेंसी की रेंज आनी चाहिए जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर वाइब्रेटिंग जिस्म की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी, ठीक, तो फिर वो इंफ्रासोनिक वेव्स काउंट किया जाएगा। क्या 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो सकती है रेंज? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे भी हमारे पास मशीन है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। ऐसे साउंड्स भी है, ठीक है, ऐसे साउंड्स भी हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है। तो फिर ऐसे वेव्स भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ें भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से के रेंज से ज़्यादा है। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। अब अगर इस रेंज से किसी वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी तब भी हम नहीं सुनेंगे, इस रेंज से अगर ज़्यादा होगी तब भी हम नहीं सुन सकते हैं। हमारी सलाहियत इतनी है कि हम इस फ्रीक्वेंसी में रहते हुए आवाज़ों को सुन सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ एनिमल्स होते हैं जो उसको कैप्चर कर लेते हैं, उनको सुन सकते हैं। तो जो 20,000 हर्ट्ज वाली साउंड है, इससे ज़्यादा, इससे अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो ऐसी रेंज को फिर अल्ट्रा, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर अल्ट्रासोनिक हो या इंफ्रासोनिक हो, उसको हम सुनने के काबिल नहीं होते हैं। अच्छा, कुछ जानवर जैसे कि मगरमच्छ है, हाथी हैं और जिराफे हैं, वो इंफ्रासोनिक वेव्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मशीन भी हम ले सकते हैं इंफ्रासोनिक वेव को रिड्यूस करने के लिए। ये मार्कर है, तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इट मीन्स ये भी इंफ्रासोनिक वेव्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो काबिल हैं आवाज़ को सुनने के, वो इस फ्रीक्वेंसी के रेंज में रहेगा, तब हम सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुन सकते हैं। साउंड की स्पीड हवा में 331 मीटर पर सेकेंड या 344 मीटर पर सेकेंड, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री हो, वो चलता है, तो उसको हम लोग सुन सकते हैं। अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए किसी वेव की स्पीड, साउंड वेव की स्पीड, तो ऐसे वेव को फिर हम सुपरसोनिक का नाम देते हैं। ऐसे सुपरसोनिक, सुपरसोनिक वेव्स ऐसी वेव्स जिनकी स्पीड आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके साथ एक छोटा टॉपिक और होगा, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक्स क्या होता है गाइस? एकॉस्टिक्स असल में फिजिक्स की एक ब्रांच है। अच्छा, इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि साउंड वेव्स कैसे जनरेट की जाती है, साउंड वेव्स को कैसे प्रोपेगेट किया जाता है, और साउंड वेव्स को कैसे रिसीव किया जाता है। जो इफेक्ट होता है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक का, वो कैसा होता है। तो ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम एकॉस्टिक का नाम देते हैं।
अगर हम किसी एक हॉल को डेकोरेट कर रहे हो जिसमें कॉन्फ्रेंस होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल हो सकता है, वो लेक्चर रूम हो सकता है, लेक्चर हॉल हो सकता है, उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें इको ना हो, उसमें क्या ना हो, इको ना हो, यानी आवाज़ जाकर रिपीट ना हो, दो दो तीन तीन आवाज़ें जनरेट ना हो। तो इसके लिए फिर एकॉस्टिक के ब्रांच से मदद ली जाती है। अच्छा, उसमें क्या किया जाता है, उसमें हॉल को ऐसे डेकोरेट किया जाता है कि उसके छतों से जो आवाज़ लगती है, टकराती है, वो वापस ना आए बल्कि उधर ही जज्ब हो जाए। दीवारों से अगर आवाज़ टकराती है तो दीवारों में जज्ब हो जाए, दोबारा रिफ्लेक्ट ना हो जाए, ठीक है, कि इको बन जाए। ऐसे रिफ्लेक्ट ना हो जाए कि इको बन जाए, हाँ वैसे रिफ्लेक्ट हो जाए कि सब लोग जो उस हॉल में बैठे हैं उसको सुन सके, लेकिन ऐसा रिफ्लेक्ट ना हो कि उससे इको बन जाए। ठीक, तो इस मकसद के लिए हॉल को या लेक्चर रूम को ऐसे डेकोरेट किया जाता है गाइस कि हॉल के जो छत होते हैं, जो दीवारें होती हैं, इसमें ऐसे मटेरियल लगाए जाते हैं जो साउंड को जज़ब करता है तकरीबन, ठीक है, और उसको जज़ब करके ये इको को ख़त्म कर देता है। तो एकॉस्टिक असल में एक ब्रांच है फिजिक्स का जो इन चीज़ों के साथ डील करता है। ठीक है, चले मैं लिख लेता हूँ आप लोगों की मालूमात के लिए कि ये प्रोडक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ साउंड है, और इसमें रिसीविंग होगा, रिसीविंग ऑफ साउंड है, और जो इफेक्ट्स होते हैं इंफ्रा एंड अल्ट्रासोनिक, इन चीज़ों पर इसमें काम किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है गाइस ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, काट देते हैं बासित भाई। उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई मसला है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने साउंड के बारे में सीखा। साउंड के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा गाइस, हमने ये सीखा कि साउंड कैसे जनरेट किया जाता है, यानी साउंड कैसे पैदा किया जाता है, और उससे हमने सीखा कि जब भी कुछ जिस्म वाइब्रेट करता है तो वो साउंड को जनरेट करता है। फिर सवाल ये आया कि भाई जब पेन वाइब्रेट करता है तो उसकी आवाज़ हमें क्यों सुनाई नहीं देती है। हमने इसका जवाब ये दिया कि ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है जिसमें एक कॉमन इंसान जो है वो आवाज़ को सुन सकता है। उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रखी है। इस फ्रिक्वेंसी के रेंज में जब आवाज़ की फ्रिक्वेंसी होगी तो उसको हम सुनने के काबिल होंगे। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। उसमें हम लोगों ने लाउडनेस सीखा, पिच सीखा और क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, हमने देखा कि इन चीज़ों के तब्दील होने से साउंड कैसे तब्दील होता है। ठीक, यानी एक पियानो की आवाज़ और एक आम इंसान की आवाज़ से कैसे मुख्तलिफ होता है। एक ट्यूनिंग फोक की आवाज़ है और एक गिटार की आवाज़ है, दोनों में क्यों डिफरेंस होता है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पर हम लोगों ने इसको जाना। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा गाइस, हम लोगों ने ये पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ होता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड करती है सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर। स्पीड ऑफ साउंड जो है असल में डिपेंड करती है, इफेक्ट होती है प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, ठीक है, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी हवा में, तो साउंड की स्पीड एक रहेगी। हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। ठीक, हमने देखा कि सॉलिड में जो है स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है, जबकि लिक्विड में उसके निस्बत कम होता है। गैसेस में लिक्विड के निस्बत भी ज़्यादा कम होता है, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे कम गैसेस में स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो साउंड की होती है वो सॉलिड में होती है। फिर हमने ये भी देखा स्टूडेंट्स कि मुख्तलिफ सॉलिड में साउंड की स्पीड जो है वो मुख्तलिफ रहती है। क्यों मुख्तलिफ रहती है? क्योंकि मुख्तलिफ सॉलिड्स की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं, जो एटम्स के अरेंजमेंट है,
वो मुख्तलिफ होती है। चले इस बात को हम डेंसिटी का अगर हम नाम दें कि डेंसिटी जो है हर एक सॉलिड की वो अलग होती है एक दूसरे से, तो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मीडियम की इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करती है, ठीक। और लास्ट में हम लोगों ने एकॉस्टिक के बारे में पढ़ा कि ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम प्रोपेगेशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और साउंड के इफेक्ट्स इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर था और आज का यूनिट था। इसमें कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। फ़िलहाल थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।